भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद के संयुक्त तत्वावधान में हमने एक व्याख्यान माला का प्रारंभ किया था, जिसमें भारत के जो ज्ञान परंपरा है, हमारी जो देशज ज्ञान परंपरा है, उस पर विभिन्न विषयों के व्याख्यान आयोजित करने का हमने एक प्रयास किया है। और उसी व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण पर अपनी बात रखने के लिए हमने आमंत्रित किया है जया मित्रा जी को। आप बांग्ला की विख्यात लेखिका हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पर्यावरण पर आपने अभूतपूर्व काम किया है, पर्यावरण के अवेयरनेस के लिए, उसके संरक्षण के लिए। और अनुपम मिश्र के साथ मिलकर भी उन्होंने जल संरक्षण पर बहुत सा काम किया है। आज जया जी हमारे आमंत्रण पर आई हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। मैं संस्था की उपाध्यक्ष डॉक्टर तारा दुग्गड़ से अनुरोध करूंगा कि वे जया जी को लेकर मंच पर आएं। मैं तारा जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे हमारी आज की मुख्य वक्ता जया दी को अंगवस्त्र और एक गमला देकर उनका स्वागत करें हम सबकी ओर से। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विठल दास मुंदड़ा जी अस्वस्थता के बावजूद वो यहाँ आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा एक स्वागत वक्तव्य के लिए। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय जया मित्रा जी, बहन तारा जी, भाई पालीवाल जी और सभा में उपस्थित सब संसद परिवार के सब सदस्य, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा पालीवाल जी ने बताया कि एक व्याख्यान माला की परंपरा प्रारंभ की है और उसमें एक महत्वपूर्ण व्याख्यान पर्यावरण पर हमने जया जी को निवेदन किया और इन्होंने कृपा करके स्वीकार किया। पर्यावरण को लेकर के बातें तो बहुत होती हैं और हमारे शहरों में तो दुर्दशा है ही, लेकिन शहरों के बाहर भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हमारी नदियाँ, हमारे जलाशय, हमारी हवा,
हमारा अन्न सब कितना प्रदूषित हो चुका है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। कल ही मेरी पुत्री दिल्ली में रहती है, मैंने उसको टेलीफोन किया था कि एक बार मैं उधर आना चाहता हूं, तो उसने तो जवाब ये मिलता है कि आप अभी मत आइएगा, यहां पर तो सांस लेना भी दूभर हो गया है। मैं कभी कभी किसी समय बाहर जाता हूं, आजकल कम हो गया, लेकिन पहाड़ों पर पेड़ों की कटाई जिस ढंग से है और परिणाम स्वरूप भूस्खलन जिस ढंग से हो रहा है, वह भी बता रहा है कि हम पर्यावरण को कितना नष्ट कर रहे हैं। साथ ही हमारा अन्न जो आ रहा है उसके अंदर हमने पेस्टिसाइड डाल डाल करके और जमीन में इतना अधिक हमने केमिकल फर्टिलाइजर डाल करके उस जमीन को नष्ट कर दिया। वहाँ पर खेती जो है वो खराब हो गई और अन्न जो हम खा रहे हैं वह प्रदूषित हो गया। यहाँ तक कि गायों का दूध वह भी शुद्ध नहीं रहा। तो ये सारी बातें लोग देख तो रहे हैं, पर्यावरण की चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर अगर हम सब जागरूक नहीं होंगे और हम सब नहीं लगेंगे तो हमारी भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए हम क्या देखे जाएंगे। आप विचार करके देखिए। और शहरों में जिस ढंग से निर्माण हो रहा है वह हमें कहाँ ले जा रहा है। मैं आश्चर्य करता हूं कि इस 20वीं 21वीं शताब्दी की जो समाज का हम विकास कर रहे हैं, विकास तो प्राचीन काल के अंदर भी काफी हुआ था, लेकिन वो तो पर्यावरण से दूर नहीं थे। हमने समाज के विकास का तरीका जो अपनाया है उसके अंदर कहीं न कहीं हमसे भूल हो रही है। हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं और दूर ही नहीं, उसको नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं लगातार। और इन सब के बाद के अंदर एक पर्यावरण के अंदर एक चीज और जो आ रही है धीरे धीरे, वो है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स से जो दूषिता आ रही है और उसका हमारे ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है, उसका एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि पहले कलकत्ते में छत पर जाते थे और पक्षियों को दाना डालते थे तो छोटी छोटी गौरैयाँ, छोटी छोटी चिड़ियाँ आती थी। अब वो एक नहीं दिखती है। आसमान से गिद्ध लुप्त हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, इस पर जरा हम सबको विचारना चाहिए। हम तेजी से पृथ्वी को, जो हमारा घर है, उसको प्रदूषित कर रहे हैं और साथ में हम अपने स्वास्थ्य की, अपने जीवन की हानि कर रहे हैं। और कितने लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चों की क्या हालत हो रही है। तो इस सब का कारण मुख्यतः हमारी जो इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गई है, उस सब का कारण हमने अपने पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया। और इसी विषय पर हमको
जो परिस्थिति है वो सब सुनने के लिए और आगे का रास्ता सुझाव लेने के लिए हमने जया मित्रा जी को आपके सामने लाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैंने अभी अभी उनसे निवेदन किया है कि पर्यावरण की शिक्षा बचपन से ही हो तो कुछ हमको लिख के दीजिए बच्चों के लिए। उन्होंने कृपा करके और स्वीकार किया कि ये मेरे हृदय के निकट की बात है और मैं लिख कर के दूंगी। और अपनी संस्था वो कहानियाँ या जो कुछ भी आप लिख के देंगे उसको प्रकाशित कर बच्चों के हाथ में देकर गौरवान्वित अनुभव करेंगे, कृतज्ञ अनुभव करेंगे। आप सबने पधार कर उत्साहवर्धन किया और कुछ आप लेके ही जाएंगे ये मैं आशा करता हूँ। तो ध्यान से इनकी बात सुने और आपके फिर जो विचार होते हैं, जो आपका रिएक्शन है, उसे भी हमें अवगत कराएंगे। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और आप सबको, और विशेषतः आज के हमारी प्रधान वक्ता जया जी को। आपने पधार कर जो कृपा की, आगे भी हम इनको थोड़ा कष्ट देते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुंदड़ा जी को एक सुंदर प्रस्तावना के लिए और जया दी के और आप सबके स्वागत और अभिनंदन के लिए। मैं बहुत ज़्यादा और कुछ न कहते हुए, चूँकि विषय प्रस्तावना हो ही चुकी है, मैं जया दी का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहूँगा और फिर उन्हें आमंत्रित करूँगा व्याख्यान के लिए। हालांकि आप सब उन्हें जानते हैं, उनके काम को भी जानते हैं, फिर भी चूँकि जो भी हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो मैं एक संक्षिप्त परिचय उनका आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे समय की अग्रणी लेखिका, कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता जया मित्र का जन्म 1950 में धनबाद में हुआ। वर्धमान विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी ऑनर्स में स्नातक तथा शिक्षा स्नातक उपाधि ली। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद से आपने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। वे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर के लिए बांग्ला भाषा की विशेषज्ञ भी रही हैं। जया मित्रा बांग्ला की सुपरिचित साहित्यकार और देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं ही, वे अपने पर्यावरण पर किए गए काम के लिए विशेष रूप से समादृत हैं। सच तो यह है कि समाज में जहाँ असत्य, अनाचार और वंचना है, वहाँ उसके खिलाफ जन जागरण और प्रतिरोध के स्वर के साथ जया जी उपस्थित हैं। 1990 में प्रकाशित उनका आत्मकथा मूलक वृतांत हन्यमान भारत के यथार्थवादी साहित्य का अद्वितीय दस्तावेज है। इस संस्मरणात्मक वृतांत के लिए जया जी को 1991 में आनंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके 3 काव्य संकलन हैं, उद्दालक नामे डाको, प्रात्न प्रस्तरेर गान, दीर्घ एक तारा। ये अत्यंत चर्चित काव्य संकलन आपके 3 रहे हैं। और उनके कुछ उपन्यास हैं, स्वर्ण कमलेर चिन्ह, एक्टी उपकथार जन्म, माटी और शिकोड़ बाकोड़। ये उनके अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। और उनके लेखन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे जब लिखती हैं तो एक साक्षी, एक प्रेक्षक तथा एक अंतरंग के रूप में साहित्य का एक अत्यंत प्रामाणिक पाठ तैयार होता है।
भालो राक्षसेर बोई, रूपली बेतेर झांपी, ये बच्चों के लिए लिखी गई किताबें हैं जो कि पारिस्थितिकी, सामाजिक न्याय और लोक उद्यम की अन्योक्तिपरक आधुनिक परिकथाएं हैं। जया जी युद्ध पर्व तथा श्रेष्ठ गल्प नामक कहानी संग्रह तथा नदी मातृक नामक निबंध संग्रह की भी रचनाकार हैं। इसके अतिरिक्त आपने कृष्णचंद्र, भीष्म साहनी तथा अनुपम मिश्र जैसे लेखकों की कृतियों का हिंदी से तथा अमृता प्रीतम और अजित कौर जैसी प्रतिष्ठित लेखिकाओं की रचनाओं का पंजाबी से बांग्ला में अनुवाद भी किया है। अजित कौर की आत्मकथा खाना बदोश के बांग्ला अनुवाद जिप्सी नदीर धारा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ऐसी जया दी आज हमारे आमंत्रण पर हमारे बीच हैं। मैं अब ज़्यादा देर न करते हुए सीधे उन्हें आमंत्रित करता हूं आज के उनके व्याख्यान के लिए, जिसका विषय है मिट्टी का कटोरा, जल संरक्षण की जरूरी कथा। जया दी। हमारे अध्यक्ष महोदय एक पुस्तक भेंट करेंगे जया दी को, तो मैं जया दी से अनुरोध करूंगा कि बैठ बोले। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें आपको सुविधा हो। मंच पे उपस्थित और इस सभागृह में उपस्थित सभी सज्जनों और बहनों की मेरी प्रणाम। ये प्राण को लेके बात करने के मुझे एक न्योता दिए थे जब मेरे पुराने दोस्त प्रियंकर पालीवाल जी, तो मैं बहुत डर गई थी कि मैं क्या जानूं कि बातें करूं इनके सामने, किसी के भी सामने। 2 अक्षर सफ़ेद को काला करना वो तो दूसरी बात होती है, अपने कमरे में बैठ के लिखो, किसी के चेहरा नहीं दिखता। तो भी उन्होंने आग्रह किया और मैं मान भी गई। सबसे बड़ा आकर्षण तो ये था कि मैं अगर 2 बात बोलूँगी तो जो सुनेंगे उनसे 10 बातें मेरे कान में आएगा और मेरे जानने की जो छोटी सी पात्र है वो थोड़ा बढ़ेगा। और आके लेकिन वो डर कम हो गया जब मैं अध्यक्ष जी से मिली और उनके स्नेह भरे बात सुनी, तो वो डर थोड़ा सा तो घट गया। अब तक भी थोड़ा थोड़ा है। एक तो कि क्या बोलूँगी और ऊपर से हिंदी गलत बोलूँगी, इन दोनों बातों की डर है। तो भी बात जब प्राण को लेके है, पर्यावरण के बात तो हम इसीलिए करते हैं कि पृथ्वी पर जो प्राण है वो बने रहे, सिर्फ बने ही नहीं रहे, वो बेहतर होते रहे।
विकास होते रहे उसकी। और एक बात ये है, ये पर्यावरण शब्द हमारे लिए कुछ नया है। 20 साल पहले जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, छात्रा थे, तो ये पर्यावरण शब्द कभी नहीं सुनी। तब तो हम लोग प्रकृति कहते थे, और प्रकृति शब्द के साथ जो भाव जुड़ा रहता था वो है सुंदरता। एक बार मुझे याद है, ऐसे खेल खेल में मैं रविंद्र भारती में वहाँ के पीएचडी के छात्रों के क्लास ले रही थी, तो वहाँ मैंने मजाक से बोली कि अच्छा, हम लोग एक खेलते हैं कि एक शब्द मैं बताऊं और आप तुरंत बताओ कि उसके जुड़ा हुआ क्या शब्द आपके मन में आता है। तो मैंने बोली प्रकृति, 2-3-4 जने बोले सुंदरता, और पर्यावरण, एनवायरनमेंट, प्रदूषण। तो ये मैं यही चाहती थी कि वो यही बोले, क्योंकि पर्यावरण हम तब से कहने लगे जबकि हमारा जीना मुश्किल हुआ। जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं खुले हवा में, तो अगर न भी जाने कि हवा किस किस चीज़ से बनी हुई है, तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब दम घुटने लगता, सिर्फ तभी हमको जानकारी करना ही पड़ता कि ऑक्सीजन सिलेंडर नाम की चीज़ होती है, जहाँ से भागो और उसको उठा के लाओ, नहीं तो जी नहीं पाएंगे। तो पर्यावरण शब्द तब से आया जब से प्रकृति के नुकसान पहुँचना और डेवलपमेंट, विकास होना, दोनों एक चीज़ बन गया है। इससे पहले हमारी ये 10,000 साल की पुरानी सभ्यता में, अपनी संस्कृति में पर्यावरण नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये पर्यावरण हो या हमारी पुरानी सुंदर शब्द प्रकृति ही बोलूं, उसमें मेरी छोटी सी जानकारी में सबसे ज़रूरी बात होता है पानी, जल। क्योंकि जल ही जीवन, ये हमारे बहुत पुराना बात है। इतना दूर कि हमारी एक सबसे जाने माने देश प्रेम के जो गाना है वंदे मातरम, उसमें देखिए हमारे देश के वर्णना करते समय सुफला से भी पहले कहा जाता सुजला। सुजला है इसलिए सुफला है। तो ये जल जो है, ये एक वास्तव चीज़ है, वस्तुगत चीज़ है। H2O वगैरह कुछ होगा, उससे बनता है। लेकिन जल की उससे भी ज़्यादा हिस्सा हमारे अंदर से बहती है। पूरी संस्कृति हमारी, लगता है कि हमारी संस्कृति में हाथ लगाऊं तो हाथ भीग जाएगी, इतना पानी उसमें भरा हुआ है। हमारे पुराने पुराने गानों में, हमारे त्योहारों में, हमारे जीने के ढंग में, खाने के बाद तो छोड़ ही दीजिए, हम जो कुछ खाते हैं पानी से ही बनता है। उसको भी छोड़े अगर, हमारे हर एक शख्स के, हर एक मनुष्य के जीने के साथ, मरने के साथ, शादी के साथ, जितने बड़े बड़े चिन्ह है ज़िंदगी में, सबके साथ पानी का कितना कितना एकदम नज़दीकी नाता है। हम जीने के पहले भी पानी में बसते थे, ऐसा हमारा पुराण कहता है। मरने के बाद भारत के सभी जो प्रधान धर्म हैं, सब में, हिंदुओं के धर्म में वैतरणी नाम की एक नदी है, आत्मा जिसके ऊपर से निकल जाता है। मुस्लिम लोगों में भी एक नदी होती है, 40 दिन लगता है उनके आत्मा को, रूह उससे पार कर जाए। जैन लोगों के, पारसी लोगों के धर्म में भी एक नदी है, मैं उसके नाम भूल रही हूँ, उसके ऊपर से भी 3.5 दिन लगती है रूह को निकल जाने को। इसलिए उनको जितनी पारलौकिक काम होता है सब वो 3.5 दिन के बाद होता है। क्रिश्चियन लोगों के लिए लीद नाम की नदी होती है, जिससे लीदल शब्द आया है,
और इतना सुंदर ख्याल है, जैसे हमारे वैतरणी में हम इस जन्म को डुबो के पार होते हैं, वैसे ही लीद में भी हर एक मनुष्य, हर एक शख्स अपने स्मृति को डुबो के पार होता है। इसलिए जब वो नया जन्म लेता है तो स्मृति नहीं होती है। तो ये सब हम जानते हैं ये कल्पना है, लेकिन कितना सुंदर कल्पना है कि पानी से हम आए और पानी में से ही हम गुजर रहे हैं, निकल जा रहे हैं। और शादी में तो कुछ कहने का नहीं कि इतनी सारी आचार होती है शादी के साथ साथ हर एक लोगों के, चाहे आदिवासियों के, चाहे दूसरे धर्मों के, चाहे पहाड़ी लोगों के, समुद्र किनारे के लोगों के, सबके अपने अपने समाज में पानी को लेके हमारे ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात होती है। सरस्वती, जो मैं ये नहीं सोचती, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वेद को कहा जाता है हिंदुओं के सबसे पुराना ग्रंथ। मुझे ये बात नहीं लगता है। वेद को हम कह सकते हैं भारत के सबसे पुराना ग्रंथ, क्योंकि कोई भी जब न मुस्लिम धर्म, न क्रिश्चियनिटी, न ब्राह्मणिकल हिंदू धर्म तैयार हुई थी, वेद उससे भी पुराना है, ऋग्वेद के पुराने हिस्से। तो वेद के, ऋग्वेद के खास करके जो देवताएं हैं हिंदू धर्म में, उनमें से कई या कोई भी शायद अब पूजे नहीं जाते हैं। मित्रा वरुणो, सूर्य, अग्नि और वरुण पानी के देवता, इनमें से किसी को अब पूजा नहीं जाता है। एक पूजी जाती है, वो है सरस्वती। लेकिन सरस्वती, ऋग्वेद की जो सरस्वती है, वो हमारी ये विद्या की देवी नहीं है, वो नदी है। सरस्वती, जो सरस करती है, वही सरस्वती है। मतलब खेतों के साथ, अन्न के साथ, मिट्टी के, धरती के साथ जो जुड़ी हुई है, जो स्वर्ग से आती है, क्योंकि कोई पानी बना नहीं सकता। तो इसलिए पानी को सोचा गया, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो सरस्वती हो, लोग सोचते थे कि ये स्वर्ग से आते हैं, क्योंकि हमें दिखता नहीं था कि वो कहाँ से आते हैं। तो ये जो सरस्वती, ये हमारे देश के पुरानी संस्कृति की बहती हुई चिन्ह है, बहती हुई साक्षी है, जो कि हमारी संस्कृति को, न केवल सिर्फ हमारे रहन सहन को, न केवल सिर्फ हमारी ज़िंदगी को, हमारी संस्कृति को धारण करके तब भी रखी थी, अब भी रखती है। अगर हम उसको ख़त्म न करें तो शायद वो रखती ही रहेगी, सरस्वती ही रहेगी, जो कि ज़मीन पे थी, ज़मीन पे है, और वो अन्न से ही हमारे मानस में बसती है, क्योंकि अन्न ब्रह्म कहा जाता था। तो ये अन्न के ज्ञान से ही ब्रह्म ज्ञान, यानी हमारे मेधा, हमारी बुद्धि और उसके साथ साथ हमारे ज्ञान, हमारी विद्या, ये सब सरस्वती के देन, ऐसे हम मानते हैं। तो ये जो नदियाँ हमारे देश के किसी भी आचार में, मैं दूसरे धर्मों के बारे में उतनी ज़्यादा नहीं जानती हूँ, हिंदू समाज में पैदा हुई तो धीरे धीरे इसी समाज को ही देखते देखते बड़ी हूँ। हाँ, बीच में ऐसा ज़रूर हुआ कि जब मॉडर्निटी के साथ गई, जैसे कि हमारे छात्र जीवन में, हमारे विद्या में, हमारी शिक्षा में हर समय यही कहा जाता था कि धर्म बहुत पिछड़ा हुआ चीज़ है, उसका ख्याल मत करो, वो तुम्हें पीछे तरफ खींचते रहता है। समाज बहुत पुराना चीज़ है, उस कुसंस्कारों से भरा हुआ है, अंधेरा एक ढेला जैसा है, उससे तुम भाग के निकलो। तो उस समय हम लोग भी सोचते थे कि ये धर्म, संस्कृति, ये सब बेकार की बात है, हमें सिर्फ आगे तरफ जाने चाहिए। लेकिन ये पता नहीं था कि आगे तरफ मतलब कहाँ।
तो वो समय भी गया। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, चिंतन बढ़ी, लोगों से मिलने का, लोगों से सीखने का समय थोड़ा ज़्यादा हुआ। तो एकदम मैदान पे जो लोग रहते हैं, जो नदी किनारे रहते हैं, इन सब लोगों से जब सुनना शुरू की, सीखना शुरू की, तो धीरे धीरे देखी कि धर्म और संस्कृति हमारे देश में, खास करके हम जितना दूर देखते हैं, धर्म और संस्कृति कितनी मिली जुली है। हम यहाँ से निकाल नहीं सकते, इतना दूर धर्म है, यहाँ धर्म खत्म, यहाँ से संस्कृति शुरू। हाँ, ज़रूर जाति भेद वगैरह कुछ चीज़ जो समाज में धीरे धीरे आया था, जैसे कि पुरानी कोई जगह पड़ा हुआ रहता है तो काई जम जाती है, या पुराना कोई संदूक होता है घर में, तो उसमें न जाने पुरखों के समय से कितना चीज़ भरा हुआ रहता, सड़ गया, टूट गया, फिर भी पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम नए घर बसाते हैं तो वो पुराने संदूक को उठा के सीधा बाहर कभी नहीं फेंकते। उसके ताला भी अगर नष्ट हो गया हो तो उसको हम तोड़वाते हैं, तोड़वा के उसमें से खोजते हैं कि कुछ तो मिलेगा। हो सकता पुराना 2 अशरफी पड़ा हुआ होगा कहीं, किसी परदादी की परदादी, उनके जरी का, एक सच्ची जरी का साड़ी के बॉर्डर मिला हुआ होगा, या कुछ अच्छे बर्तन मिलेंगे, तो उसको हम उठा के लेते हैं, बाकी जो गर्दा है उसको फेंक दिया। तो समाज भी तो वैसी है, पुरानी संदूक जैसी। इसमें बहुत सारी चीज़ है जो इस समय और नहीं चलेगा, काम में नहीं आएगा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ है जो काम में आएगा। सिर्फ काम में आएगा नहीं, उसको नहीं लेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। वो हमारे जीना सुविधा करेगा, जीने की ज्ञान देगा हमें। वो सब चीज़ हमें चाहिए कि हम यत्न से उठा लें उसको, और उसको साफ सुथरा करके फिर से उसका व्यवहार करना शुरू करें। शायद पानी की ज्ञान इन सभी चीज़ों में सबसे कीमती चीज़ है, क्योंकि ये जो हमारी देश है, एकदम हिमालय से कन्याकुमारी तक, गुजरात सौराष्ट्र से त्रिपुरा, असम, मणिपुर तक, ये देश ज़्यादातर एक ही शब्द में हम कहते थे, कृषि संस्कृति देश, एग्रीकल्चरल कंट्री। और यही कृषि संस्कृति की देश, यही नदी मातृक देश इस जगह पे पहुँचे थी सिर्फ 500-400 साल पहले, कि आधा यूरोप पागल हो गया था पूर्वी भारत में पहुँचने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से 8-10 यूरोपियन देश जो अपना अपना कंपनी बनाए और भारत को खोजने की तरफ चल पड़े। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ कपास उगता था और यहाँ के लोगों को मालूम था कपास की खेती कैसे बनाई जाती है, उस खेती से क्या बन सकता है कपास से। लोग जानते थे यहाँ कितने किस्म के मसालाएँ होती है, उस मसाले से बीमारों की इलाज होती थी, कितने किस्म के चावल उगते थे, कितने किस्म के, सिर्फ चावल ही नहीं, कितने किस्म के दाने उगते थे। हम अब तो उन सब दानों में आधों से ऊपर के हम नाम भूल गए हैं, क्योंकि हम उसे खो बैठे हैं। लेकिन ये 8-10 देश, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को खोजते खोजते हमारे यहाँ आ पहुँचे। और सबसे दुख की बात ये है कि हम लोगों ने, हाथी जैसा बड़ा है लेकिन उसके आँखें छोटा छोटा, वो अपने पूरा बदन को कभी नहीं देख सकता। तो वैसे ही शायद हमारे लोग, इतनी महत सभ्यता, लेकिन उनको अपने को, खास करके जो लिखाई पढ़ाई जानने वाले थे, उनको ये बात कभी भी समझ में नहीं आया कि हमारे पास क्या है। तो हम लोगों ने जो हमारे पास था, हम लोगों ने धीरे धीरे उसको खोया। हम लोग गांव से हट के चले आए, जहाँ हमारे खाना उगती है, जहाँ हमारे कपड़े बनते हैं, जहाँ हमारे सारी दुनिया भर के शिल्प के चीज़ बनते थे। सिर्फ 5000 साल पहले नहीं,
500 साल पहले भी। और ये सब चीज़ें बनती थी क्योंकि भारत के लोगों को, अलग अलग प्रांत के लोगों को जितनी पानी उन्हें मिलता है उसको ढंग से व्यवहार में लाने का तरीका मालूम था। भारत बहुत बड़ा देश है, ऐसा नहीं कि सभी जगह एक ही तरह पानी बरसती है, सभी जगह एक ही तरह की ज़मीन है, सभी जगह समतल है, मैदानी इलाका है, ऐसा नहीं। इतना सारा अलग अलग ढंग के प्रकृति है इस देश में कि ये तो एक महादेश जैसा कहला सकता। और ये सब जगह में, सब जगह के लोगों के बीच, उनके समाज में पानी को कैसे काम में लिया जाए, जितना चाहिए उतना काम में लिया जाए। ऐसा नहीं कि पूरा पानी को नदी से उठा के समेट ले। ये शास्त्र भारत के लोगों को मालूम था। उन लोगों को जिनको हम पिछड़े समाज कहते थे, जिनको हम कहते थे इनको अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आता इसलिए ये लोग मूर्ख है। जिनको अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आता था उनमें से सैकड़ों लोग थे जो एक ज़मीन के तरफ मैदानी इलाके में भी थोड़ी देर देख के ध्यान से बता सकते थे कि इस मैदान के ढलान इस तरफ है और 2 बित्ता समान ढलान है, पानी जो निकलेगी इस तरफ से निकलेगी। तो ये ज्ञान, पानी के ज्ञान, पानी के साथ धरती के संपर्क का ज्ञान, आसमान की बादल के साथ पानी के संपर्क का ज्ञान, जब 500 साल पहले यूरोप भारत जैसा एक बड़ा सा देश खोजने के लिए अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जा पहुंच रहे थे, 2500 साल पहले अशोक के समय भारत के छोटे छोटे नाव, पाल वाली जहाज़ें सुमात्रा, बोर्नियो जैसा छोटा छोटा द्वीप में वाणिज्य करते थे। इतना ही वो ठीक ठाक था कि किसी महाराज ने अपने बेटी या अपने बहन को, संघमित्रा को, वो बोधि वृक्ष के चारा के साथ उन्होंने भेज दिया दूसरे देश में। कितने व्यवस्थित नौचालना ढंग थी। कैसे जानते थे? क्योंकि उस समय के लोग पानी के साथ, बादल के साथ आसमां में टंगा हुआ जो एटलस है उसको पहचानते थे। जिस सितारों को देखना अभी 50 साल हुआ होगा या 40 साल या 35 साल हुआ होगा सिर्फ, कि हमने उस मैप को देखना भूल गए। हम अपने बच्चों को कभी भी आसमां नहीं दिखाते हैं, देखो बेटा वो तारा है, वो सप्तऋषि है, वो ध्रुव तारा है, और देखो ये इस पूरब है, इससे सूरज डूबती है, उस तरफ पश्चिम में डूबता है। सारी पुरानी सिविलाइजेशंस, मेसोपोटामिया हो, मिस्र हो, ग्रीस हो, आसमां को पहचानते थे। और आसमां के नीचे ये जो धरती है उसके जरिए से इसको पहचानते थे कि क्या संपर्क है। तो ऐसे स्थिति में जबकि हमारी, अच्छा मैं एक बात बड़ी नम्रता से पेश करती हूँ, एक तो भाषा में गलती रहेगी और पता नहीं इस बारे में कहते समय ना मुझे बहुत सारा दूसरा बात चला आता है मन में, तो किसी को भी थोड़ा सा लगे कि अच्छा और थोड़ा सा छोटा करो, तो आप एक उंगली कोई भी उठाएंगे ना, दूसरे किसी को नज़र पड़ने के पहले मैं देख पाऊंगी। लेकिन ये मेरी विनती है। तो ये देश में पानी की कमी से लोग मरा, ये घटना बिल्कुल नहीं के बराबर है। जिस देश अंचल को, जिस विभाग को हम जानते हैं कि वहाँ बारिश बहुत कम होती थी, जैसे कि राजस्थान में, सौराष्ट्र में, गुजरात के कुछ हिस्से में, पश्चिम में, और बाकी पूरा देश में तो बारिश बहुत होती है क्योंकि इतनी सारी नदियाँ हैं और 7000 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, उसके आगे इतना बड़ा समुद्र है। और हमारे नदियाँ न सिर्फ हमारी मैदानी इलाका तैयारी की, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र मिलके
हमारी मैदानी इलाका मिट्टी ढो ढो के लाके, साद ढो ढो के लाके, पूरी मैदानी इलाका जो कि हमारा दोआब कहलाता है, दो आब जो कि दो अब के बीच में बैठने वाला जगह है, इसको बनाए हैं जहाँ हर कुछ चीज़ मिलती है, सब चीज़ उगता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो वहाँ नहीं उगता। तो वो इलाका भी बनाए। और हम थोड़ा सा आगे तक बातें करेंगे तो देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल के पानी के नीचे की जो ढलान है वो भी हमारी नदियाँ बनाई है। जो सुंदरवन इंटरनेशनली बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है, उसके कारण हमारी नदियाँ हैं। तो वो थोड़ा बाद में आऊँगी उस बात पे, लेकिन इस बात पे किसी का कोई दो राह नहीं, किसी का कोई शक भी नहीं कि इस देश की, जिस देश में बारिश की पानी नदियाँ में गिर के, नदियाँ से बह के पूरी देश को सुफला बनाया था, उस देश में नदियाँ मर रही है, ये हम सब जानते हैं। कल हमारे एक साथी जो कि बहुत बड़ा ज्योग्राफर है, वो ज्योग्राफिकल म्यूज़ियम्स बना रही है देश के दूसरे हिस्सों में, उन्होंने आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी नदी, चित्ररेखा नाम की नदी की एक तस्वीर भेजी है। साथ में जो शब्द लिखी है उससे उनके आंसू भी मैं समझ सकती थी। लिख रही है कि देखो, इसमें इतना पानी नहीं कि गणेश चतुर्थी के दिन जो मूर्त गिराया गया उसका मिट्टी भी नहीं धोया, इतनी पानी नहीं है नदी में। उस पर भी बांध बन रही है और नदी के बीचों बीच ट्यूबवेल बैठा के नीचे का पानी खींच के ऊपर निकाला जा रहा है। तो हमारे देश में पुराने किसान जो थे, एक किताब है संस्कृत में 11th सेंचुरी की, ऋषि पराशर का लिखा हुआ, तो मैंने उसको कोशिश की थोड़ा बंगला ट्रांसलेट करने की, क्योंकि वो बहुत सरल संस्कृत में लिखा हुआ है। इसका नाम है कृषि पराशर। इस कृषि पराशर में पराशर मुनि कैसे जमीन तैयारी की जाती है, कैसे बीज बोया जाता है, ये सब नहीं सिखाए हैं। क्योंकि अगर एमए क्लास के कोई स्टूडेंट पढ़ने को आए तो हम उसे 1 2 3 4 या क ख नहीं सिखलाते हैं, हायर स्टडीज़ में जाते हैं। तो ये कृषि पराशर किताब में 240 श्लोक की है, उसमें करीब 35 श्लोक है सिर्फ बादल पहचानने की, क्योंकि उनको 11th सेंचुरी में लगा था कि कृषक को सबसे पहले पानी कैसे गिरेगी, कहाँ गिरेगा, कितना गिरेगा, ये समझ में आना चाहिए। तो वो संवर्त, आवर्त, पुष्कर जो बादलें होती थी, उसका स्वभाव, उसका नाम और कैसे बादल पहचानोगे, इसके बारे में लिखा है। वैसे ही उन्होंने ये भी बतलाया, बहुत सुंदर है बाद में, कि जब पूष की महीना में फसल उगता है तब किसान को क्या करना है। यूँ कि फसल वो काट के अपने गोला में भर ले, उससे पहले जब फसल रहेगा ज़मीन पे, कटा हुआ रहेगा ज़मीन पे, उस समय उनको पुष्या यात्रा नाम का उत्सव करना है। पुष्या यात्रा उत्सव का मतलब है जितने लोगों ने हाथ बटाया है तुम्हारी खेती में, और जानवर भी, जितने जानवर भी उसमें आए, सबको मन भर के, बार बार कहा जा रहा है, तृप्तिपूर्वक खाना खिलाना है। जो फसल तुम्हें धरती दी है उससे सबसे पहले तुम सबको संतुष्ट करो, उसके बाद जो बचेगा उसको उठा के अपने घर ले जाओ। ये जो बांट करके खाना, बांट करके लेना और बांट करके जीना समाज की जो पुरानी तरीका थी, तो इसीलिए प्रकृति को नुकसान न पहुँच के भी हमारे यहाँ के लोग, चाहे धनी लोग भी और चाहे गरीब किसान लोग भी, अपना जीवन जी लेते थे। हाँ, ये बात सही है, उनके पास बहुत सारा चीज़ें नहीं होती थी, फ्रिज नहीं होता था या कंडीशन मशीन नहीं होती थी, लेकिन वो उनके पास
सोचने के और समझने के लिए इतना वक्त होता था कि उन्होंने उपनिषद को सोचा, शब्द के आत्मा को सोच सोच के मंत्र बनाए। हमसे क्यों नहीं बनता है अभी? हम इतने लिखाई पढ़ाई सीख लिए हैं, क्या क्या पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक मंत्र हम लिख सकते हैं क्या, जो प्रकृति के एक पूरी नियम को समेट के सहज ढंग से बताएगा? नहीं सकते। हम कितना जल्दी लोगों को मारा जाता है, कितना दूर से कितना जल्दी लोगों को मारा जाता है, हर साल ऐसी अस्त्र निकलती है और हम उसको आविष्कार कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा कि जिन औरतों ने खोज के निकाली कि इतना सारा घास के दाने हैं, इसमें से कौन है जिसके छिलका उतार के पानी में उबालने से उसको खाया जाएगा? भात रान्ना आविष्कार, चावल पकाना, इसको कभी हम लोगों ने मॉडर्न साइंस में इसको आविष्कार कहा? कभी? खाना पकाना, एक छलनी, ये एक बेलन चक्की, जो 5000 साल पहले जैसा था अब भी वैसा ही चेहरा है। एक करछुल, जैसा मोहनजोदड़ो के म्यूजियम में दिखता है, बिल्कुल वही आज हमारे चौकी में भी है, बदलना नहीं पड़ा। तो इसको लेकिन हम लोग कभी आविष्कार नहीं कहते हैं, हमारे कभी ख्याल में ही नहीं आया कि ये आविष्कार है। लेकिन अगर हम सोचें कि मनुष्य सभ्यता के लिए अमेरिका आविष्कार और चावल पकाना आविष्कार, दोनों में ज़्यादा ज़रूरी कौन है? तो चावल पकाना, क्योंकि चावल पकाने के ऊपर मनुष्य जाति की भविष्य के जीना निर्भर करता है, और अमेरिका आविष्कार, न्यूक्लियर बॉम्ब आविष्कार के ऊपर सिर्फ मनुष्य जाति नहीं, प्राण की मिट जाना के रास्ता बनता है। ये बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी, ये पानी की बात नहीं है, फिर भी इसलिए रखी कि पानी हमारे बाहर से जैसी वैसे हमारे भाव के अंदर से भी बहती है। हमें देखने की नज़रिया सिखाती है पानी, कि यहाँ से देखो, पानी सबसे नीचे से जाता है, ज़मीन से जुड़ के देखो। जो लोग ज़मीन से जितने जुड़े हुए हैं वो कैसे पानी को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से सीखो। राजस्थान के बारे में तो आप लोगों में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, अनुपम जी के किताब के कारण में भी, और राजस्थान की पुरानी पोथियाँ, पुरानी कहानियाँ इसके बारे में भी। लेकिन देश के बाकी सब हिस्से में पानी को लेके आम लोगों के बीच इतनी सुंदर कहानियाँ हैं, इतनी सुंदर रीति रिवाज है, प्रैक्टिस है। हम जानते थे कि गंगा में उतरने से पहले हम गंगा को प्रणाम करते थे। अब हम सिर्फ हिसाब करते हैं गंगा में प्रदूषण कितनी है, लेकिन गंगा में जितना भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, और उसमें ज़्यादातर प्रदूषण केमिकल से बना हुआ है। मतलब हमारी खेती में जितना पेस्टिसाइड डाला जाता है, हमारी खेती में जितना ज़्यादा वो सार डाला जाता है, फर्टिलाइज़र डाला जाता है, वो तो सब जगह से बह के आके नदी में उतरती है। सब कारखानों का जो गर्म पानी, उबलता हुआ पानी एक एक जगह की, कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन में अपने आँखों से देखी कि दिन भर में 12 घंटे एकदम उबलता हुआ पानी सीधा छोड़ा जाता था गंगा में, और मछली के अंडे जीरे पूरा मर जाता था, एकदम दूर दूर तक मर जाता था। किसने विरोध किया इसका? कोई शहर के लोग नहीं। वहाँ 3 छोटे छोटे कस्बे, कागजी टोला, ओरियोप, कहलगांव के नज़दीक और एक गांव है बटेश्वर थल, इन 3 गांवों के किसानों ने मिलके वहाँ पूरा गंगा किनारे हाथ, एक दूसरे के हाथ पकड़ के वो बंद किए कि हम गंगा में किसी को नहीं उतरने देंगे, क्योंकि जितना देरी तक ये थर्मल पावर स्टेशन बंद नहीं होगा हम लोग भूखे मर जाएंगे, अंडा जीरा नहीं रहेगा गंगा में, तो हम क्या पकड़ेंगे, क्या खाएंगे। ये लड़ाई उन्होंने उठाई।
हमारे किसान लोग हर समय पिछले 50-60 सालों से सुन रहे हैं, तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हें खेती करना नहीं आता, हम तुम्हें सिखाएंगे कि ज़्यादा फसल उगाने वाली खेती कैसी होती है। जिस भारत में 6000 साल से खेती हो रही है, जैसी पानी है, जैसी मिट्टी है, जैसी लोगों की आदत है, वैसी धान की, वैसी गेहूं की, वैसे बजरा की खेती होती थी। और जैसी खेती जहाँ मिलता था और प्रकृति जिस तरह के पेड़ लत्ते देते थे, जिस तरह के खान पान मिलता था, वहीं से वहाँ के लोगों का अलग ढंग होता खाना बनाने की, क्योंकि वहाँ के औरतें वैसे ही खाना बनाती थी। उसमें पुष्टि भी होता, उसमें इलाज भी होता छोटे छोटे बीमारियों को, बच्चों की। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हमें पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। जो प्रकृति के देन थी, जिसको हम पूजा करके सबके साथ साझा करके खाया करते थे, उसको हम लोगों ने सोच लिया ये मेरा है, मैंने खरीदा है फर्टिलाइज़र, मैंने खरीदा है बीज, अपने देश के बीज भी नहीं है, पुरखों के बीज। तो जो कुछ उपज है अपना है, हम चाहे इसको रखेंगे, चाहे इसको बेच देंगे, चाहे तो एक्सपोर्ट करेंगे। और उसके साथ, उस धान की खेती के साथ या बाजरे की या गेहूं की खेती के साथ जितना पानी हम नीचे से उठाते हैं, वो पानी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि हमारे देश मर रही है पानी के लिए। तो ये समस्या हम सबको मालूम है कि दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है। इसको कैसे रोका जाए? सबसे पहले हम जब किसी काम करते हैं तो हम शुरू कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं ना, क्योंकि जब हम ऐसे उंगली उठाते हैं तो एक उंगली इधर जाती, 4 उंगली इधर दिखाती है। तो हमारे ख्याल से हम शुरू करते हैं। जब हम ज़्यादा पैसा, चाहे उसमें कुछ भी नुकसान होते रहे, सिर्फ ज़्यादा पैसा के सोचेंगे, उतना दिन हमारे देश बर्बाद होती रहेगी, प्रकृति माँ मरती रहेगी और उनकी मृतदेहों को भी बेचा जाता रहेगा। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? एक तो अपने जीवन शैली को संयम में लाना, कि हम लोगों को इतना चीज़ नहीं चाहिए। क्यों चाहिए इतना चीज़? इतना चीज़ के बगैर भी तो हम जी सकते हैं। और हम बाहर उसको कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे? हमारी देश में सबसे बड़ी आशीर्वाद प्रकृति की क्या है, खास करके पानी के बारे में, कि हर साल एकदम तारीख से तय करके बादल हमारे देश भर में पानी देती है। कोई पैसा नहीं लगता, कोई बजट पास कराना ज़रूरी नहीं होता, टेंडर बुलाना ज़रूरी नहीं, देती ही रहती है। जैसे कि माँ स्नेह देती ही रहती है, बच्चे उनको जितना भी दुर्दशा में डाले तो अब तक इस ग्लोबलाइजेशन, इस ग्लोबल वार्मिंग के बाद भी पानी हमें मिलते रहता है। कितना पानी मिलता है हमें एक सीज़न में बरसात की? पूरे भारत को पानी के चादर ठहरा दिया जाए इसके ऊपर तो 4 फुट ऊंची चादर ठहरेगी यहाँ। इतनी बरसात की पानी हमें मिलती है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको बड़े अनादर से बह के निकल जाने देते हैं। जिस पानी ने हिमालय की ऊंचे ऊंचे चोटी से साद बह के ढो के आके हमारे देश को बनाया, उस साद को हम बड़े बड़े बांध के पीछे ठहरा देते हैं। और जब बहुत जम जाता है तब हम कहते हैं उसको ड्रेजिंग कर देंगे। कई बार मैंने कई मंत्रियों से भी ये बात पूछी कि आप जो कहते हैं कि फरक्का के पीछे आप ड्रेजिंग करोगे, क्योंकि बिहार डूबते जाता है और मालदा मुर्शिदाबाद ढहती जा रही है इस एक फरक्का के चलते, क्योंकि पूरी उत्तरा भारत की ज़्यादातर नदियाँ, 11 नदी संसार आके मिलती है गंगा में। कहाँ उज्जैन की शिप्रा नदी है, वो आके गिरती है चंबल में, चंबल मिलती है यमुना में, यमुना मिलती है गंगा में। पूरे भारत से छोटी नदियाँ, झोरा, धारा आके गंगा में मिलती है।
तो इतना सारा पानी और इतना सारा साद हम एक दीवार दे के अटका देंगे, सिर्फ 58 गेट से उसकी पानी निकलेगी, बाकी पानी और साद कहाँ जाएगा? पीछे जमते रहेगा। हर एक बड़े बांधों के पीछे हमारे देश के जितना साद जमना चाहिए था उससे कई 7-8 गुना ज़्यादा साद में जम गया है। और ये मेरा अपना बात नहीं है, किसी भी सरकारी जो साइट्स है वहाँ बड़े बांध के पीछे रिजर्वर की सिल्टेशन में देखिए किसी भी दिन कितना सिल्टेशन हुआ है। और यही ना कारण है कि डीवीसी को बांध को खोल देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो टूट जाएगी। उसके पीछे उतना पानी या उतना साद जमाने की जगह नहीं है। प्रकृति ने लाख लाख करोड़ साल से जिसको व्यवस्थित ढंग से निकाली थी, उसको मनुष्य ने 100 साल में सोच लिए कुछ लोग कि हम प्रकृति से बढ़कर है, ये हो नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे फिर? वो जो पानी हमें मिलते रहता है उसको हमें किसी न किसी तरह से समेट के रखना है। एक तो समेट के रखने से फागुन चैत्र से सूखी नहीं होगी, पानी नहीं है ये नहीं होगा। और दूसरा है, जब पानी होगा उतनी भयानक बाढ़ नहीं होगी। तो इसका उपाय क्या है? इसीलिए मैंने ना ये मिट्टी के बर्तन शब्द को मेरे मन में लगा कि हम लोग औरत लोग तो बर्तन से काम उठाते हैं। कोई हमारे घर में 10 अतिथि आएंगे तो हम पहले से अपने बर्तन मांज धो के साफ़ सुथरा करके उसमें खाना दाना पानी जो कुछ चाहे सब समेट के रखते हैं। धरती की भी अपनी बर्तन है जो ज़मीन पे है, जो कुछ धरती खुद बनाई थी और बाद में सैकड़ों सालों से लोग बनाए हैं। वो है हमारे तालाब, बड़ा तालाब, छोटा तालाब, झील, बहुत बड़े बड़े हृद, ये सब ज़मीन की अपनी बर्तन है, मिट्टी में गड़ा हुआ बर्तन है जिसमें बादल की पानी जमती है। आज नहीं, 2000-5000 साल पहले से जमती है। यहाँ ये जो मेरे दोस्त बैठे हैं प्रियंकर पालीवाल जी, ये पालीवाल जो नाम है ये इलाका है राजस्थान की पश्चिमी हिस्से की एकदम थर मरुभूमि के लगवा इलाका। 700 साल पहले किसी घटना के चलते इनके पुरख लोग वहाँ से निकल के चले आए थे, राजा के साथ कुछ विरोध हुआ था। तो अब तक भी उधर जाइए तो विपरासर जैसलमेर से 78 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर पश्चिम के तरफ, एकदम मरुभूमि के बीच में, चारों तरफ रेत ही रेत, लेकिन ये विपरासर कहने वाले विपरों का बनाया हुआ सरोवर, इसमें 5 साल अगर पानी नहीं बरसेगी तो भी सर नहीं सूखेगा, क्योंकि उसके अंदर कुएं खोदा हुआ है। उस समय के लोग, 1000 साल पुराने लोग, उनको ठीक ठाक मालूम था कैसे खोदा जाता है। जयपुर के नज़दीक देखिए कुंडी खोदते हैं लोग, वो जयपुर शहर से थोड़ा ऊपर है, अमेर फोर्ट के बिल्कुल एकदम साथ साथ है छोटा सा फोर्ट जयगढ़ नाम के। जयगढ़ में 1000 जानवर और 9000 फौज ठहर सकते थे। तो ऐसा न हो कि घेर ले शत्रु और पानी नहीं है इस कारण आत्मसमर्पण करना पड़े, इसलिए सबसे पहले राजा लोग पानी के बंदोबस्त कर लेते थे। वो छोटा सा फोर्ट है, लेकिन इतनी कौशल से पूरी पहाड़ी में जो बरसात की पानी गिरती है उसमें वो मिट्टी का, पकी हुई मिट्टी के जो खापरा होता है ना, हम बांग्ला में उसको खापरा कहते हैं, ऐसा नल जैसा लंबा और आधा निकाला हुआ, खपरेल से जो चाल बनता है, घर के चाल बनता था वैसा ही, लेकिन थोड़ा लंबा, उसको ऐसे इंटरलॉकिंग सिस्टम में लगाया गया है। पूरी पहाड़ी के ऊपर जितनी पानी गिरती है सब बह के वो सब खपरेल के चाल से उस आंगन पे एक अंडरग्राउंड एक टैंक है, 3 करोड़ लीटर पानी उसमें अब तक भी धरता है।
वहाँ से अब तक भी लोग, वो किला कब का गया, टूट फूट गया है, लेकिन वो करोड़पति टांका कहता है इसको। ये करोड़पति टांका से पानी निकाल के अब तक भी जयपुर शहर में आता है। पूरी पक्की रास्ता बन गई है, टैंकर जाके भर के लाता है। लेकिन शहर में हर एक दिन में हम 10-20 करके ये तालाब बंद कर रहे हैं, जो कि सब शहरों में इतनी बाढ़ थोड़ी होती है। अब अर्बन फ्लड नाम का एक नया शब्द आ गया है, और जब ये एक शब्द आ गया तो उसके पीछे प्रोजेक्ट की ढेरी लग गई है। अर्बन फ्लड होने से ये करना है, वो करना है, वो करना है। किसी में उसका समाधान नहीं है। किसी में कहाँ पानी रखें जो कि पानी समेटा हुआ रहेगा, साफ रहेगा, काम के समय पे मिलेगी और बाढ़ नहीं होगा। 2 दिन बारिश हुई और चेन्नई शहर में नाव चलने लगी। कलकत्ता शहर में इतना दूर तक गंदा पानी भर गया। यूं कि यूँ बनारस में कहते थे लोग कि शिव की नगरी है, गंगा कभी भी ऊपर नहीं आती है, इतनी सीढ़ियाँ थी घाट के। अब तो सुनते हैं कि गंगा इतनी ऊपर चली आती है कि बनारस की गलियों में भी पानी आ जाता है। कोई शहर नहीं है नदी किनार की या नदी से दूर भी जिसमें बारिश के समय पानी जम नहीं जाता है। गांव में भी जम जाती है पानी, क्योंकि गांव में भी अब कच्चे मकान, कच्चे रास्ता, खुला मिट्टी नहीं रहा। सब जगह ऊंची रास्ता जो कि पानी के बहाव को बंद कर देता है। कलकत्ता शहर में हम सब जानते हैं कि ये ईएम बाईपास जो बनी, कलकत्ता शहर की पूरी पानी की ढलान पूरब की तरफ थी। गंगा पश्चिम तरफ है, फिर भी सुंदरवन उस तरफ है पूरब की तरफ, समुद्र है पूरब की तरफ, इसलिए पूरी कलकत्ता, ग्रेटर कलकत्ता के पानी के ढलाव उस तरफ था। एक ईएम बाईपास ने यहाँ बिल्कुल एक दीवार जैसा बना दिए। यहाँ बहुत सारों को याद रहेगा कि 2000 साल में और 2002 में कैसी यहाँ तूफान मची थी पानी को लेके और बाढ़ को लेके। जहाँ नदी नहीं थी वहाँ भी कैसा 1 मंजिल तक डूब गया था। उसके बाद इसके अंदर कुछ कल्वर्ट, शायद 64 कल्वर्ट्स इसमें काटा गया है ये बाईपास में। तो ये कब हमारे ऊपर कहर ढाएगा, तब हम सरकार को कहेंगे भाई ये कर दो। उसके बाद सरकार बजट पास करेंगे, वो आएगा और 5 साल जाएगा और हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, क्योंकि नुकसान तो अपना है, समाज की है, हम सबों की है। तो एक तरफ पानी के चाहत, पानी नहीं है, जो है वो बहुत गंदा पानी है, दूषित पानी है, और दूसरे तरफ सबसे साफ पानी हमें मिलता है, रखने की जगह नहीं है। इससे तो भिखारी भी बेहतर है, उसके पास भी एक टूटा हुआ बर्तन होता है जिसमें वो रात के लिए पानी धर देता है। तो हम तो उतने गिरे हुए हालत में नहीं पहुँचे हैं। तो हम अगर पानी को बचाने की, पानी को साफ रखने के साथ साथ हमारे नदियों को, रास्ता को खुला छोड़ने के साथ साथ पूरी कोशिश लगाए कि हमारे नदियाँ मुक्त धारा हो। हर एक नदी पतित पावनी है, न सिर्फ गंगा, क्योंकि हर एक नदी के किनार से पूरा इलाका जहाँ जितना दूर तक पानी बरसती है वहाँ से सारी गंदगी नदियाँ में आके मिलती है और नदियाँ उसे बहा के ले जाती थी। जो जितना दूर होता स्रोत के पानी से वो टूट जाता था, और जितना नहीं तोड़ सकती थी उसको समुद्र के नमक पानी में मिलाती थी कि उसका जहर नष्ट हो जाता था। लेकिन अब हम लोगों ने इतना जहर पैदा करना शुरू किया कि नदी के लिए भी दूभर हो गया। तो पतित पावनी लोग भी डूब रही है। एक तरफ हम नदियों को बचाने की कोशिश करें, अपना पूरा जी, ध्यान, प्यार सब लगा के, जैसे लोग सबसे बीमार हुआ माँ को बचाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे तरफ जो पानी हमें मिलती है प्रकृति से प्रसाद के रूप में, उसको समेट के रखना भूल न जाए। क्या करेंगे इतना घर लेके जब पानी नहीं रहेगा?
कितना पानी उठाएंगे मिट्टी के अंदर से? उतना पानी तो बचा भी नहीं है। तो यहाँ हमसे बहुत बड़े ज्ञानी सब बैठे हैं। मैं सबके पास यही विनती करती हूँ कि अपना पानी समेट के रखे और अपने तालाबों को मरने न दे। नए नए तालाब बनाते रहे और जो तालाब पुरानी थी उसको सम्मान से खोजे कि लोग कैसे बनाते थे, कैसे बचाते थे। समाज बचाती थी तालाब को। समाज था जो तालाब में कभी भी गंदगी नहीं फेंकता था। कैसे हम उसको अपनी ज़िंदगी से जोड़ सके, तो फिर हमारा देश जरूर होगा सुफला से पहले ही सुजला। प्रणाम। मैं संस्था की उपाध्यक्ष डॉक्टर तारा दुग्गड़ जी से अनुरोध करूंगा कि इस सुंदर और भावप्रद और प्रेरक व्याख्यान के बाद अपनी बात रखें, और उसके बाद मैं सम्मानीय राजगोपाल जी से अनुरोध करूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। माँ शारदे को नमन। नमन मंचस्थ जयादी, विट्ठल भाई जी, प्रियंकर जी को और आप सभी को सादर प्रणाम। इतना सुंदर, इतना आत्मीय वक्तव्य ईंट पत्थर और कंक्रीट से के जंगल बने इन महानगरों में कैसे पानी को सुरक्षित किया जाए, कैसे तालाबों को, अब तालाब तो बचे ही कहाँ हैं। हम पाश्चात्य के अंधानुकरण में सारे तालाबों को पाटते चले गए, मल्टीप्लेक्स बनते गए, बड़े बड़े मकान। क्या करेंगे इन तालाब का? इस तालाब को पाटो और बड़ा मकान बना लो, तो कम से कम उससे हमारे पास आमदनी तो अच्छी होगी। पर तब ये नहीं सोचा था कि ऐसा करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे। आज जयादी जिन्होंने इतना काम किया है, वो स्वयं रो पड़ी बोलते बोलते कि जिनके पास तालाब है वो तालाब बचाएं, तालाब नहीं है वो कम से कम ये कोशिश करें कि जल को कैसे बचाया जा सके। जल है तो जीवन है। सचमुच हम आपकी इन बहुत छोटी छोटी तथ्यपरक बातों से हमारा अंतर जगा है। अब ये कितना जगता है और हम इसको कितना पास ऑन करते हैं, कितना अपने काम में लाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हर बात हम सरकार पर नहीं सोच सकते। ये बात बिल्कुल अपने स्तर पर, बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर काम करने की बात है। तो मैं पूरी सभा की ओर से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप बीच बीच में हमारे साथ आएंगी और अच्छे अच्छे रास्ते बताने का प्रयास करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हमने जया जी से इतनी अच्छी बातें सुनी। जल के विषय में हमारी प्यास तो बुझी ही नहीं, और अधिक से अधिक इस बारे में सोचने के लिए और उनसे और सुनने के लिए हमारी प्यास बढ़ागी। आप सब आए, मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। जया जी को मैं मेरा प्रणाम निवेदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी वो हमें इसी तरह आती रहेंगी और हमें दिशा निर्देश देती रहेंगी। आप सब आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब अपने भोजन साथी करेंगे। एक सूचना और देनी है कि अपने आपके पास सूचना चली जाएगी। ये गुरु गोविंद, ये ग्रंथ साहब से कुछ हम रचनाएँ उन गुरुवाणी में सुनेंगे।
तो वो यहाँ पर ही कार्यक्रम होगा, उसकी सूचना आपको चली जाएगी, आपके प्यार अवश्य पाएँ। 24 नवंबर को, अगले रविवार को ही है, तो आप सब आएँ। बड़ा अनूठा कार्यक्रम होगा, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को हम सुन पाएंगे। हाँ, बोल दिया, अपने सब साथी भोजन करेंगे।